शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषय आचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 के अंतर्गत देखेंगे पाठ गजल, जो कि दुष्यंत कुमार की रचना साये में धूप से लिया गया है। पाठ पर चर्चा शुरू करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई आवश्यकता नहीं, सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट और शेयर बार बार होते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दुष्यंत कुमार जी के जीवन परिचय को। यहाँ पर उनकी साये में धूप नामक रचना की चंद पंक्तियाँ हैं। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। वैसे आग का अर्थ तो तपिश से होती है, गर्मी से, उष्णता से होती है, लेकिन यहाँ पर आग का अर्थ है जोश, उत्साह कहना चाहिए। तो दुष्यंत कुमार जी का जो जन्म है सन 1933, राजपुरा नवादा गांव, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। प्रमुख रचनाएं सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, साये में धूप, जलते हुए वन का वसंत, ये तो थी उनकी काव्य रचनाएं। एक कंठ विस्पाई, ये गीति नाट्य है। गीति नाट्य से अभिप्राय ऐसा नाट्य जो गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी, ये उनकी उपन्यास रचनाएं हैं। मृत्यु सन 1975। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में प्रारंभ हुआ, अर्थात उनके जो साहित्य है, साहित्य का प्रारंभ उन्होंने इलाहाबाद से किया है। वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। तो ये परिमल क्या है? एक साहित्यिक संस्था है, एक गोष्ठी है जहाँ पर कवि समुदाय एकत्रित होते हैं और अपने विचार प्रकट करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। नए पत्र का जो प्रकाशन है वह भी करते रहे। आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश राजभाषा विभाग में काम किया, अर्थात नौकरी की तलाश में वे आकाशवाणी में काम करते रहे और बाद में जो मध्य प्रदेश की राजभाषा विभाग है उसमें भी काम किया। अल्पायु में ही उनका देहावसान हो गया, किंतु इस छोटे जीवन की साहित्यिक उपलब्धियां कुछ छोटी नहीं है। भले ही उनकी मृत्यु कम उम्र में हो गई हो, लेकिन उनकी साहित्यिक उपलब्धि बहुत बड़ी है। गजल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत को ही जाता है। गजल जो कि पहले विधा नहीं थी, उनको विधा के रूप में अगर किसी ने सम्मिलित किया है तो उसका श्रेय बिल्कुल दुष्यंत कुमार को ही दे सकते हैं। अब गजल क्या होता है? गजल वह कविता है जिसमें नायिका के सौंदर्य और उसके प्रति प्रेम का वर्णन हो। फारसी और उर्दू में एक प्रकार का पद्य जिसमें दो दो कड़ियों का एक चरण होता है तथा प्रत्येक दूसरी कड़ी में अनुप्रास होता है। उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। जहाँ पर साहित्यिक सभा का आयोजन होता है या फिर राजनीतिक सभा का, तो ये उनकी जो गजल होती है उसका इस्तेमाल बहुत करते हैं, मतलब उसको लोकोक्तियों की भांति प्रयोग में लाते हैं। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए हैं, अर्थात इनकी जो लोकप्रियता है उस लोकप्रियता के काफी नए नए आदर्श उपस्थित हुए हैं। एक कंठ विस्पाई शीर्षक गीति नाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण एवं बहुप्रशंसित कृति है, अर्थात यह जो रचना है बहुत ही लोकप्रियता हासिल कर चुकी है। यहाँ दुष्यंत की जो गजल दी गई है वह उनके गजल संग्रह साये में धूप से, अर्थात पहले ही चर्चा कर चुके हैं, तो साये में धूप से ली गई है। गजलों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है, इसलिए यहाँ कोई शीर्षक नहीं दिया जा रहा है। मतलब प्रत्येक पाठ के जैसे शीर्षक हैं, इस पाठ के शीर्षक नहीं है, क्योंकि इस पाठ में केवल गजल है और गजल में शीर्षक देने की परंपरा नहीं है, चलन नहीं है। गजल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मिल
अर्थात व्यवस्थित और स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं, मतलब आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद दो चीजें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथकर एक रचना की शक्ल देती हैं। एक, रूप के स्तर पर तूक का निर्वाह, और दो, अंतर वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। यहाँ पर तूक और मिजाज, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तूक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है। आमतौर पर गजल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पूरी गजल एक खास मनःस्थिति में लिखी गई जान पड़ती है। राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गजल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। अर्थात जो भी देश समाज में घटनाएं घटित हो रही है उन घटनाओं को इन्होंने गजल के रूप में बांध लिया है। इस प्रकार दुष्यंत की यह गजल हिंदी गजल का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। आइए उनकी जो गजल रचनाएं हैं उन्हें भी देख लेते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। तो आइए इनका भावार्थ भी देख लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कुछ शब्दार्थ। तय का अर्थ होता है निश्चित, चिरागा मतलब दीपक या चिराग, मयस्सर उपलब्ध, दरख्त मतलब पेड़ या वृक्ष कह सकते हैं, साये छांव छाया, धूप कष्ट रोशनी। यहाँ पर धूप का अर्थ होता है रोशनी, लेकिन हम कष्ट को भी कह सकते हैं। हरेक मतलब प्रत्येक। संदर्भ प्रस्तुत काव्य पंक्तियां पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित गजल से ली गई है। यह गजल दुष्यंत कुमार के गजल संग्रह साये में धूप से संकलित है। प्रसंग, कवि देश व समाज की व्यवस्था को देखकर निराश है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से वह इस निराशा भाव एवं दुख को प्रकट करते हुए अपने विचार प्रस्तुत करता है। आइए देख लेते हैं व्याख्या भी। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं, कवि काव्य में कहते हैं कि प्रस्तुत या फिर स्वतंत्र जो भारत है उस भारत में हमने सपना लिया था कि अब यहाँ हर घर में दीपकों की माला जलेगी, अर्थात सबको ढेर सारी खुशियां मिलेगी। किंतु हुआ उसके विपरीत। प्रत्येक घर की बात तो दूर, यहाँ तो पूरे शहर में किसी भी प्रकार की प्रकाश व्यवस्था नहीं है, सभी जगह अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसी व्यवस्था वाले समाज में कहीं भी सुख चैन नहीं है। और दूसरी पंक्ति है, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। तो आगे की कविता में क्या कहते हैं? आगे कवि कहते हैं कि यहाँ के वृक्षों के नीचे भी छाह नहीं मिलती बल्कि धूप लगती है। अर्थात यहाँ की शासन व्यवस्था और शासक ऐसे हैं कि उनके आश्रय में रहकर कोई सुख चैन नहीं बल्कि कष्ट ही कष्ट है। ऐसी स्थिति में यह मन करता है कि इस देश को छोड़कर उम्र भर के लिए कहीं दूर चले जाना चाहिए। आइए इसका विशेष भी देख लेते हैं। कवि ने स्वतंत्र भारत के कटु यथार्थ का प्रामाणिक वर्णन किया है। यह स्वतंत्रता पश्चात की जो निराशा है एवं आम आदमी के दुख हैं उन दुखों को व्यक्त करने में सफल रहा है। दूसरा, चिराग व दरख्त आशा एवं सुव्यवस्था के प्रतीक हैं। मयस्सर चिरागा, दरख्त, साये, उम्र जैसे उर्दू शब्दों के प्रयोग से गजल अपने स्वाभाविक रूप को पा सकी है। साये में धूप लगती है में यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। तो आगे की पंक्ति भी देख लेते हैं। न कमीज हो न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे,
ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। दूसरी पंक्ति का भी अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पर मुनासिब, योग्य, सही, अनुकूल, उपयुक्त। सफर का अर्थ होता है रास्ता, खुदा, भगवान। ख्वाब मतलब होता है सपना। हसीन मतलब अत्यंत सुंदर, और नजारा, दृश्य, नजर, देखना। इसका भी जो संदर्भ है वह पिछले संदर्भ की भांति होगा। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि दुष्यंत कुमार ने दबे कुचले भारतीयों को संतोषी वृत्ति और उदासीनता पर प्रकाश डाला है। व्याख्या भी देख लेते हैं, फिर एक बार पढ़ लेते हैं। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। तो गजलकार दुष्यंत कुमार कहते हैं कि ये जो भारत के लोग हैं दीनहीन और दबे कुचले हैं, कि वे कभी अपने अभावों का रोना नहीं रोते। उन्हें पहनने के लिए कमीज न मिले तो अधिकारों के लिए वे संघर्ष नहीं करते, अपितु वे अपने पैरों को मोड़कर अपना पेट ढकने की कोशिश करते हैं। उनमें विरोध की भावना मर चुकी है। देश के शासकों के लिए ऐसी उदासीन और संतोषी जीव बहुत ही भले हैं, और इन्हीं के कारण शासन सत्ता बड़े आराम से चलती है। कहने का अभिप्राय अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना चाहिए। दूसरा पंक्ति भी देख लेते हैं। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि ये जो भारतीय लोग हैं भगवान को भी इसलिए मानते हैं ताकि उनके सामने अपना बुरा समय गुजारने के लिए कोई मनमोहक नजारा रहे। भगवान की भक्ति के लिए भगवान को नहीं मानते, बल्कि बुरा समय गुजारने के लिए कोई मनमोहक नजारा रहे। उनका इष्ट या भगवान भी सच नहीं है, यह केवल उनके सपनों का संसार है जिसके सहारे वे अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं, अपने यथार्थ से मुंह मोड़ना चाहते हैं। विशेष कवि ने भारतीयों में विरोध भावना का न होना तथा खुदा को कल्पना मान लेना। अगला जो है पाँवों से पेट ढकना, यह क्या है? तो यह एक बिंब है जो कि अत्यंत एवं मार्मिक एवं मनोहारी बन पड़ा है। उर्दू मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। दुष्यंत की गजल में लेखन कला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। आइए आगे भी देख लेते हैं। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। और एक अंतिम कविता है, शेर है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरें तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो आइए इनका भी जो शब्दार्थ है उस शब्दार्थ को देख लेते हैं। मुतमईन का अर्थ होता है विश्वस्त, आश्वस्त या फिर इत्मीनान से। बेकरार, बेचैन, व्याकुल। निजाम, शासक। जुबान का अर्थ होता है आवाज। शायर कवि को कह सकते हैं या गजल या शेर लिखने वाले को। एहतियात, सावधानी। बहर गजल का कोई शेर या फिर छंद होता है। गुलमोहर एक प्रकार के फूलदार पेड़ का नाम है। गुलमोहर का जो अर्थ है यहाँ दो रूपों में भी हुआ है। गैर, अन्य, विरोधी, गलियों अर्थात रास्तों। तो आइए इसका संदर्भ देखें तो संदर्भ पहले की भांति होगा और प्रसंग इन पंक्तियों में गजलकार ने निराश हताश भारतीय जनता को जगाने का प्रयास किया है। व्याख्या देख लेते हैं। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। गजलकार दुष्यंत जी कहते हैं कि समाज का शोषित पीड़ित वर्ग पूरी तरह यह विश्वास किए बैठा है कि सत्ताधारी लोगों के दिल पत्थर के हैं, उनमें कोई दया, सहानुभूति या संवेदना नहीं है। परंतु मेरा विश्वास है कि आवाज में असर हो तो सत्ताधारी भी पिघल जाएंगे। इसलिए दुखियों पीड़ियों की आवाज में असर भरने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा कवि कहते हैं।
अगला है तेरा निजाम है सील दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। दूसरे पंक्तियों में कहते हैं कि सत्ताधारियों की जो शासन व्यवस्था है वह तभी तक सुरक्षित रहती है जब तक समाज का प्रबुद्ध वर्ग, शिक्षित वर्ग यानी चिंतक, विचारक, कवि या शायर लोग चुप रहें, वे व्यवस्था के विरुद्ध आवाज न उठाएं। शासक वर्ग के लिए यह सावधानी जरूरी भी है। मतलब शासकों को क्या करना चाहिए, अगर अच्छी जीवन जीना है तो इन लोगों पर एहतियात रखनी ही चाहिए, सावधानी रखनी ही चाहिए, और शासक वर्ग के लिए यह सावधानी जरूरी भी है। परंतु दूसरी ओर हमें भी जमाने में उचित बदलाव लाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करना आवश्यक है, ऐसा जनता से भी कहते हैं। और सबसे अंतिम पंक्ति है, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के तले। तो इसका क्या अर्थ है, हमारा यही धर्म बनता है कि अगर हम अपने बगीचे में जिए तो इसी गुलमोहर के लिए जिए, और गैर की गलियों में मरें तो भी इसी गुलमोहर के लिए। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जब जिए समाज कल्याण के लिए जिए। मतलब एक गुलमोहर का अर्थ है समाज कल्याण, तो समाज कल्याण के लिए जिए, समाज कल्याण ही हमारा धर्म होना चाहिए, और समाज कल्याण तथा मानवीय मूल्य के लिए ही बाहर की गलियों में मरे। मतलब दूसरा जो गुलमोहर है उसका अर्थ होता है मानवीय मूल्य। समाज कल्याण तो करो परंतु आपका मानवीय मूल्य जीवित रहना चाहिए। विशेष कवि का प्रगतिवादी दृष्टिकोण प्रकट हुआ है, वह सामाजिक क्रांति के लिए व्यग्र है, भाषा में प्रवाह है, एक जो है ओज गुण से परिपूर्ण है, पत्थर पिघल में अनुप्रास अलंकार है, गुलमोहर का प्रतीकात्मक अर्थ प्रभावी बन पड़ा है, और गजल की प्रकृति के अनुसार उर्दू शब्दों का प्रचुर प्रयोग हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।